हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बंसर क्लासेस उड़ीसा। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को लेकर के। और होप आपको पिछला जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और आप रिवीजन रेगुलर करते रहेंगे, ठीक है, विथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, है ना। हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं आप लोग। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, कन्फर्मर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम लोग रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्फर्मर्स क्या होते हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन भी पढ़ चुके हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन आफ्टर ये ग्राफ पढ़ चुके हैं हम लोग इथेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिर से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आइए, एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। मैं बोला था बिलो द प्लेन कौन कौन होंगे, ये बिलो द प्लेन होंगे और ये बिलो द प्लेन होंगे। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और एबव द प्लेन में कौन से होंगे, एबव द प्लेन में होंगे हमारे, एबव द प्लेन में हमारे होंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब क्या होंगे, एबव द प्लेन होंगे। समझ में आ गया। और हम लोग देख चुके हैं कि थ्री डायमेंशनल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को, ठीक है। ये होमवर्क दिया गया था, कुछ लोग होमवर्क किए थे, कुछ लोग होमवर्क नहीं किए थे, तो वो लोग होमवर्क पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। देन आफ्टर कन्फर्मर्स ऑफ द नॉर्मल ब्यूटेन C2 C3, और इसका हम बोले थे ग्राफ बनाने के लिए, और एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। अगर याद कीजिए कि हम लोग क्या देखे थे, स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन है दैट इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब वो एनर्जी में कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। तो ये देखिएगा, ये क्या है आपको, स्टैगर्ड है, ठीक है। अब बोला जाए कि फुल्ली एक्लिप्स कौन है, फुल्ली एक्लिप्स यहाँ पे है, फुल्ली एक्लिप्स, तो इसका एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ऊपर होंगे। पार्सली एक्लिप्स पे आ जाइए। पार्सली एक्लिप्स कौन है, जो कि भाई पूरा कवर नहीं किए हैं, तो पार्सली एक्लिप्स वाले आपको ये हो गए। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सुनिएगा फिर से। ये जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, ये क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इसका एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी में देखिए किसका ज्यादा स्टेबिलिटी है, गॉस फॉर्म का। गॉस फॉर्म जरा बनाते हैं एक बार। गॉस फॉर्म कौन सा है, अगर इसमें बोला जाए तो गॉस फॉर्म है हमारा ये पार्ट, गॉस फॉर्म है ये गॉस फॉर्म है। तो गॉस फॉर्म का एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बाकी सब हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म का एनर्जी सबसे कम होगा, तब उसके ऊपर होगा क्या, गॉस फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, पार्शली एक्लिप्स होंगे, ठीक है। पार्शली एक्लिप्स कौन होंगे, पार्शली एक्लिप्स, जो कि ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसका एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्शली एक्लिप्स का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। और उसके बाद अगर बोला जाए कि फुल्ली एक्लिप्स वाले का एनर्जी क्या है, फुल्ली एक्लिप्स वाले का एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका स्टेबिलिटी क्या है, कम। तो इसका मतलब है लेस स्टेबल मोर एनर्जी। बात समझ में आ गया। ये कर्व है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी में वही याद रखना है कि जिसका एनर्जी कम, मतलब वो क्या है, स्टेबल ज्यादा है, और जिसका एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल क्या है, कम है, ठीक है। तो ये तो था हम लोग का पिछले क्लास का नॉर्मल ब्यूटेन का C2 और C3 पे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर का मतलब क्या होता है कि एक रोटेशन, देखिए यहाँ पे
व्हाट इज द रोटेशनल बैरियर अगर बोला जाएगा तो रोटेशनल बैरियर में ध्यान दीजिएगा एनर्जी डिफरेंस क्या है, ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर, इसी को बोलते हैं क्या, रोटेशनल बैरियर। इसका मतलब है कि अगर लेते हैं इथेन, इथेन का दो फॉर्म होता है, एक स्टैगर्ड फॉर्म होता है, एक इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो इक्लिप्स फॉर्म का कुछ एनर्जी होगा और स्टैगर्ड फॉर्म का कुछ एनर्जी होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, कोई स्टेबल कन्फर्मर है उसको माइनस करेंगे, उसका एनर्जी को माइनस किसके साथ करेंगे, जो कन्फर्मर जिसका एनर्जी क्या है, बहुत मतलब लिस्ट स्टेबल वाला कन्फर्मर का एनर्जी से माइनस करेंगे। एक बैरियर है कि कुछ एनर्जी हम देंगे, मतलब कि स्टेबल, मोस्ट स्टेबल से अगर लिस्ट स्टेबल में आना चाह रहा है, कोई भी कंपाउंड है मोस्ट स्टेबल से, मतलब मोस्ट स्टेबल से अगर वो लिस्ट स्टेबल में आना चाह रहा है, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ये है, तो मोस्ट स्टेबल से लिस्ट स्टेबल में अगर आना चाह रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आ गया। वो खुद नहीं हो रहा है, उसको कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है, तो जितना एनर्जी लग रहा है कि एक मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर से लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर जाने वाले को, उसको लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर, समझ में आ गया। जैसे इथेन का होता है, इथेन का होता है 3 किलो कैलोरी पर मोल, और जो डिफरेंट डिफरेंट आपको हाइड्रोकार्बन होंगे उनका डिफरेंट होगा। जैसे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन में देखिएगा कि साइज हो क्या आता है, बड़ा होता है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइज बड़ा है तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर और लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वहाँ पे बल्कि ग्रुप की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एन ब्यूटेन में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, फिर एन प्रोपेन में क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस उससे कम, देन इथेन में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम। बात समझ में आ गया। एक बैरियर है, जैसे ये बैरियर आप पढ़े होंगे शायद सिक्स टू ट्रांस, सिस टू ट्रांस में एक बैरियर होता है डबल बॉन्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम बैरियर है, मतलब यहाँ पे कम एनर्जी लगाना पड़ रहा है, लेकिन हाँ कि मोस्ट स्टेबल से लिस्ट स्टेबल, मतलब कि कुछ कन्फर्मर्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली स्टेबल किसी फॉर्म में रहेंगे, तो उनको अगर मान लीजिए लो स्टेबल में लाया जाएगा तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आ गया। ये होते हैं रोटेशनल बैरियर, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए कि जरूरी नहीं कि हम लोग देखें कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म में बस हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो स्टेबल, कभी देख रहे हैं कभी फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे जहाँ पे गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इट्स, आप देखो जरा इसको हम बैक अगर लेके जाएं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है क्या, स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कौन सा स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर अल्केन में देखोगे स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो CH3 है, CH3 का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे आया जाए कि ग्लाइकोल के केस में क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, आपको ग्लाइकोल है, ठीक है। ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड CH2OH, ठीक है। ध्यान दीजिएगा CH2OH में क्या होता है कि OH जो है ना, ये OH किस फॉर्म में है, गॉच फॉर्म में है। इन ग्लाइकोल गॉच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल, गॉच कन्फर्मर क्या है, मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, चांस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस हो रहा है, तो हो रहा है, तो हो रहा है। ये जो इंट्रामोलिकुलर क्या देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इन द गॉश फॉर्म इट इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म में देर इज अ नो पॉसिबल ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द, यहाँ पे एंटी फॉर्म में, एंटी फॉर्म में क्या होगा, एंटी फॉर्म में, इन एंटी फॉर्म देर इज नो, इन एंटी फॉर्म नो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। एंटी फॉर्म बोल दो या तो स्टैगर्ड फॉर्म बोल दो, ज्यादा सही है, ठीक है। हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म कन्फर्मर में बोलते हैं, ठीक है।
स्टैगर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्टैंडर्ड केस है सर। आप देखोगे ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। पता है आपको, इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी बॉन्ड ही नहीं बनेंगे। अब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एवरी मैटर टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए उसके लिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग बनाएगा तब जाके मैटर क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। इवन दो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है उसमें भी इंटरेक्शन है। और किसका इंटरेक्शन है, आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरेक्शन की वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाया है, जिसकी वजह से एक जंप, बोलो जंप, ठीक है, जंप फ्रॉम मैटर टू लाइफ हुआ है। मैं क्या बोल रहा, फ्रॉम मैटर टू लाइफ जंप, दैट इज अ वेरी बिग जंप। समझ में आ रहा है। तो हम बोलते भी हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड द बायोलॉजी। फिजिक्स एक तरफ है और बायोलॉजी इधर है, तो बीच में ब्रिज जो बनाने वाला है वो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तुम बच्चों को बता दिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन जैसा हम लोग करेंगे, है ना, ध्यान देना यहाँ पे कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग। कन्फर्मर, कोई भी कन्फर्मर है उसका स्टेबल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, जैसे प्रोपेन किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड में है कि वो गॉच में है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ये सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि अभी आप क्लास वर्क में करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम एक केस लिए हुए हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे कि इस केस में हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए एन हेक्सेन का लिए हुए हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। देखना यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 कौन है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको बनाना। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ठीक है, ये आप खुद कॉपी में ड्रॉ करें और वहां पे लिखे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। तो ये क्या हो गया, हेक्सेन, एन हेक्सेन। और इसमें बोल रहा है कि C2 और C3 के बीच में आपको बताना है कि उसका कौन सा फॉर्म स्टेबल है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे यहाँ पे। C2 C3 मेरा ये पार्ट है, C2 C3 मेरा वो पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे C2 C3, उसमें हाइड्रोजन भी सारा बना लो पहले। ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोजन वाला पार्ट के साथ क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C2 C3, अब ध्यान देना है कि पहले ये पार्ट हम ले लेते हैं, आपको जो मन कर रहा है वो ले लेना। ठीक है, ये पार्ट क्या है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब बताओगे। इस पूरे पार्ट को क्या हम C3H7 बोलेंगे, बोलिए। तो C3H7 हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, काउंट कर लेना, C3H7 है वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, C3H7 हो गया। तो C3H7 ये हो गया, देखिए जरा C3H7 है कि नहीं। ठीक है, अब रहा इस कार्बन नंबर, जो भी है कार्बन, इसमें देखोगे 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन बनाओ कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। समझ में आ गया। और ये जो रेड वाला पार्ट है, अब ध्यान देना है, रेड वाला जो पार्ट, रेड वाला जो कार्बन है, रेड वाला कार्बन कौन है। ठीक है, रेड वाला जो कार्बन है ये वाला है सर। बात समझ में आ गया। ये जो रेड वाला जो कार्बन है ना, ये जो रेड वाला कार्बन यहाँ पे है, ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है, दिख रहा है, ये है ना। ये सामने वाला
पार्ट बन गया। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे अब पकड़ो सेकेंड रेड वाला कार्बन, ठीक है। ये सेकेंड रेड वाला कार्बन पकड़े थे, यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल अगर आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, ठीक है, जो बड़ा वाला जो सर्कल है, समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल जो उधर है, वो बड़ा वाला सर्कल जो पीछे वाला पार्ट है वो बता रहा है आपको रेड वाला कार्बन। समझ में आ रहा है बात? मतलब अंदर वाला कार्बन काम खत्म हो गया, तो बाहर वाला जो कार्बन है उसको जो बड़ा वाला सर्कल बता रहा है, ठीक है। और उसमें देखोगे कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन को लगा देना है, ठीक है। मतलब यहाँ देखो, पहले 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बड़े वाले कार्बन में, ठीक है। इसको लिख लो। ये बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, जो 4 क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, वो बना लो। अभी चमक रहा है, अभी ये चमकाना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद ही तो ये कर पाओगे, है ना। चमका। चलिए भाई, मेरा जो काम है यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अब हम लास्ट में यहाँ पे क्या डाल देंगे, मिथाइल डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो CH3 यहाँ पे बना दो, फिनिश। इसको 2 से 3 बार ट्राई करें, समझ में आ रहा है। वीडियो को पीछे ले जा करके फिर से देखें, फिर से बनाए। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को देखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर हमको बता दीजिए फिर से, वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे, कौन से क्वेश्चन है, प्रोपेन का बताना है, 2 मिथाइल हेक्सेन का बताना है, दिख रहा है आपको, है ना। देखो कार्बन नंबर 2 3 ये हम बता दिए यहाँ पे, ये दोनों में बताने का जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओगे कि किसका निकालना है। प्रोपेन में भी आप बनाओगे डायरेक्ट, प्रोपेन में आराम से वहाँ पे बिना बताए आपको निकाल देना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 और 3 पोजीशन बताएं, क्योंकि वहाँ पे बस अगर किसी का, किसी भी अल्केन का अगर मान लो एक ही कन्फर्मर पॉसिबल है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 3 दिया जाए, ठीक है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं ये चीज। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड जी? ये अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम बढ़ा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ दिस, क्या इसको क्या बोलते हैं सर, इस एसिड को, ये सर पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस एसिड को बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है, नाम याद रखना है। एट लो पीएच, पीएच क्या है, कम। एट हाई पीएच, हाई पीएच पे और लो पीएच पे इसका स्टेबल कन्फर्मर बताना है। समझ में आ गया, इसका स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा। जैसे लो पीएच पे इसका स्टेबल कन्फर्मर, जरा ध्यान देना, लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन, और हाई पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक कंडीशन। लो पीएच का मतलब हो गया एसिडिक कंडीशन मीडियम, और हाई पीएच का मतलब क्या हो गया बताइए, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ध्यान देना ये है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है उसको ध्यान देना है। एसिडिक मीडियम में ध्यान देना कि यहाँ पे CO2H दोनों लगा रहेगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है, जब ये बेस में आता है, NaOH के प्रेजेंस में आता है, तो यहाँ से ये जो, ये तो खुद ही एसिड है, इसका जो OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को खा जाएगा, ठीक है। इन दिस केस, इन दिस केस क्या हो रहा है, अगर बोला जाए कि OH माइनस कंज्यूम H प्लस, ठीक है, OH माइनस कंज्यूम H प्लस, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, कंज्यूम करेगा H प्लस को, जिसकी वजह से ये स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म में अब देखो, अब जरा हम आते हैं कि भाई OH माइनस कंज्यूम करेगा किसको, H प्लस को कंज्यूम करेगा
इसका मतलब है कि at low pH structure number 1 that is possible, at high pH structure number 2 is possible, but यहाँ पे क्या है कि अब कौन सा कन्फर्मर यहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि एट लो पीएच पे आ जाओ। लो पीएच में क्या है कि H प्लस कंज्यूम नहीं हुआ है, तो H प्लस कंज्यूम नहीं हुआ है तो ये कन्फर्मर स्टेबल ये है। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन यही लिखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, गॉज फॉर्म है। तो गॉज फॉर्म का मतलब क्या है कि वहां पे भी क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया, वहां पे भी क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसको लिखेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के केस में क्या हो रहा है सोचो। इस कंपाउंड के केस में ध्यान देना कि यहाँ पे कोई H प्लस जो है यहाँ पे रहा नहीं, तो नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा, नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नहीं होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अब गॉज फॉर्म में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ध्यान ये देना है कि भाई स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा स्टेबल नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस हम क्या देख रहे हैं जहाँ पे गॉज फॉर्म दैट इज स्टेबल। क्यों हो रहा है गॉश फॉर्म स्टेबल, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का जब पॉसिबिलिटी बढ़ेगा तो वहां पे कौन सा फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, गॉश फॉर्म। समझ में आ गया, इसका मतलब है कि एट हाई पीएच H प्लस इज कंज्यूम, दैट मीन एट हाई पीएच क्या हो रहा है कि एट हाई पीएच कौन सा फॉर्म स्टेबल हो रहा है, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म रेदर देन इक्लिप्स फॉर्म। इसको लिख लो ठीक से, ठीक है। अब कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मर्स कौन कौन है, ध्यान देना है। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर समझोगे कि यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, दैट इज साइक्लोपेंटेन है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। अब ध्यान देना कि जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान देना है कि जो कंपाउंड का रिंग कम रहता है तो वहां पे क्या क्या होता है कि एक एंगल स्ट्रेन नाम का चीज होता है। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल उतना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर बोला जाए ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, और लेकिन यहाँ पे जितने सारे हाइड्रोकार्बन है ये इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3। इस कार्बन का अगर बोला जाए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है अगर पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा। अब बताओ जरा कि एंगल 60 डिग्री पे sp3, दैट इज हाउ दिस इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो चलो भाई थोड़ा बहुत मतलब कि दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 9.5 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल है 108 और ये जो एंगल है 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। और एक और चीज ध्यान देना है कि साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे क्या देख रहे हो, हेक्साइल पार्ट, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन जो है, क्या लगता है आपको ये साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में स्टेबल है क्या, मैं बोल रहा हूँ ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में क्या एंगल है यहाँ पे बताओ जरा। साइक्लोहेक्साइल का जो एंगल है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन जो पॉलीगोन है इनका जो एंगल है क्या है, 120 डिग्री। कितना है
120 डिग्री और 109.5 डिग्री तो आना चाहिए था। समझ में आ रहा? तब तो ये अनस्टेबल हो जाना चाहिए ना। नहीं, अब ध्यान देना है यहाँ से, 102 डिग्री नहीं होता है, ये हो जाता है वही 109.5 डिग्री। बात समझ में आ गया क्यों ऐसा? अब देखो 102 डिग्री क्या है, एक प्लानर है। अगर 102 डिग्री अगर लें तो क्या है, ये प्लानर है। 102 डिग्री क्या है, प्लानर है। तो इसका मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? साइक्लोहेक्सेन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो ये रिंग प्लानर नहीं होता है। अगर हम देखें कि अगर ये खुद 109.5 डिग्री क्या हो रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री क्या था, दैट इज प्लानर। समझ में आ गया ना? 120 डिग्री क्या है, प्लानर। ये हम लोग समझ रहे हैं हाइपोथेटिकली। लेकिन अगर देखा जाए ये क्या है, नॉन प्लानर। रियली नॉन प्लानर क्या है, इन रियल। ठीक है, इसका एक वीडियो वगैरह भी बनाए हुए हैं, अगर होगा तो उसको हम भेज देंगे बाद में भी। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर यहाँ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, हम देख रहे हैं कि नॉन प्लेनर है इसका स्ट्रक्चर, प्लेन में नहीं है। इसका स्ट्रक्चर है क्या, देख लें। सर जी ये है इनका स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का। समझ में आ रहा है ना? ये है स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का। यहाँ पे जितना सारा जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3, और सबका जो बॉन्ड एंगल क्या बता रहा है, 109.5 डिग्री, दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया? बच्चे ध्यान से सुने क्या हम बोलना चाह रहे हैं अभी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ड्रॉ करना सीखें। अगर ड्रॉ करना नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, और जो काम करते हो किसके लिए करते हो, मजे मजे के लिए करते हो। ठीक है ना? तो ध्यान देना, इसको बार बार ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बनाओगे पहले पेन से, ज्यादा टफ नहीं है ये। ऐसे बनाओगे, चलो एक इजी फॉर्म देखते हैं, जरा थोड़ा हटाओ इसको। एक ऐसे बनाओगे पहला, एक ऐसे बनाओगे, कोई दिक्कत है? नहीं, आसान है। फिर एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और एक इस लाइन को नीचे ले जाना। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। मतलब उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तब जाके ये बन पाएगा। एक सिमेट्री होना जरूरी है। ठीक है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम बताएं वैसे ही करोगे, तब जाके साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना पाओगे। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, और दूसरा पॉइंट जो बोल रहे हैं उसको सब समझोगे यहाँ पे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम अभी, कैसे तुम समझ पाओगे इसको। ठीक है, ध्यान देना, ये है 1, और ये मान लो हो गया दिस इज 2, ये क्या हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 6। इसको लिखो सबको। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना क्या है ना कि 1 का अपोजिट क्या है।
1 का अपोजिट है 4, देन 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है 5, देन बोला जाए 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट क्या है 6। इसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, समझ में आ गया बात। 1 का अपोजिट यहाँ देखोगे, 1 का अपोजिट में जाओगे तो 1 का अपोजिट क्या है 4, 2 का अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट क्या है 6। बनाने की जरूरत नहीं है, और 6 का अपोजिट क्या है 3, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो सबको बस सिस्टम देखोगे, पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, दैट इज इक्वेटोरियल। यहाँ पे आ जाओ, पहले क्या बना रहे हैं, ई जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इक्वेटोरियल, लिखो इसको, ठीक है। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहले बता रहे हैं, यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एक्सियल, ठीक है। अब जरा बताओ कि कार्बन नंबर 1 कौन था, ये था। कार्बन नंबर 4 क्या है, ये है। यहाँ पे पहले आ जाओ, ठीक है। अब जरा लाइन देखो जरा सबको, यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन, ठीक है, और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। पहला वो बना लो, ठीक है। 1 और 4 का जो लाइन है पैरेलल होंगे और आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, पैरेलल होंगे और आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान देना है। अब देख लो कि 1 हो गया ड्रॉ, जरा 3 पे आ जाओ। 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है 6, दिख रहा है। और 3 के अपोजिट अगर 6 है तो ध्यान देना यहाँ पे कि 3 का जो लाइन हम इधर से ऐसे बनाएंगे और जो 6 है उसका लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं और साथ में क्या है, अपोजिट है। क्लियर हो गया। उसी तरह से आप जरा देखो इक्वेटोरियल लाइन, हाँ 2 पे और 5 पे, 2 पे 5 पे कैसे बनेगा ध्यान देना है। 2 पे यहाँ नीचे आएगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब पैरेलल होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये भी बोल सकते हो कि जो 3 और 6 वाले क्या होंगे, लाइन आपस में एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है, बुक से पढ़ना, समझ में आ रहा है। बुक से पढ़ जाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। लिख लो, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग एक्सीएल में। बताइए 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट है 4, पर ले जाओ। 2 का, अच्छा 3 का अपोजिट क्या है 6, 3 नीचे आएगा तो 6 वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया। और 2 का अपोजिट क्या है 5, 2 ऊपर जाएगा तो 5 वाला पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आ गया। इतना पहले लिख लो। इसका मतलब है कि 6 एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, अगर हाइड्रोजन लेंगे साइक्लोहेक्सेन में तो 6 एक्सियल हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है ना। अब मान लो कि इक्वेटोरियल ड्रॉ किया जाए तो ये एक मिनट, इक्वेटोरियल कौन कौन होंगे अगर पूछा जाए तब बता पाओगे आराम से, कौन कौन यहाँ पे इक्वेटोरियल होंगे, ठीक है। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, देखने पता चल रहा है ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। क्लियर हो गया। अब बोला जाए कि अच्छा बताओ भाई कि एक्सियल कौन कौन से हैं, जल्दी से। ये एक्सियल, ये एक्सियल प्रैक्टिस इतना कर लेना है ना, आंख बंद करके आप बना लो ये सब चीज, ठीक है। ये एक्सियल, ये एक्सियल, वही पैरेलल थ्योरम को बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ये एक्सियल, 6 इक्वेटोरियल 6 एक्सियल, समझ में आ गया। इसमें एक चीज हम तो लोग बताने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इतना लिख लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग हर चीज लिखो,
लाइन बाय लाइन, ठीक है, समझना जरूरी है, नर्सरी से अभी तक लिखते आए हो, कोई फायदा नहीं है लिखने से, समझना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझोगे ज्यादा क्वेश्चन होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब जरा देखो, जरा गौर करो, यहाँ पे एक्सियल, अब हम आते हैं, ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, अब थ्री डायमेंशनल वे में समझो जरा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जरा देखो, और ऐसा करते हैं पीछे वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, वो हाइड्रोजन मान लो कि तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि देयर इज, ये तीन हाइड्रोजन ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, वही तीन हाइड्रोजन आप देखोगे नीचे दिखेंगे एक्सियल वाले, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है, और इसी को बोला जाता है क्या, फ्लैगपोल इंटरेक्शन, ठीक है, लिखो इसको। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ऊपर में तीन हाइड्रोजन, नीचे में तीन हाइड्रोजन, साइड में क्या दिखेंगे आपको, इक्वेटोरियल में कितने हाइड्रोजन दिखेंगे, 6 हाइड्रोजन है। दैट इज द वे ऑफ द विजुअलाइजेशन, इस तरह से विजुलाइज करोगे, ठीक है। हो गया। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, अब देखो क्वेश्चन में समझोगे, विच कन्फर्म मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल, कौन सा कन्फर्मर है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जो कि स्टेबल है, ध्यान देना, जो पढ़ाया तो उसकी भी आ जाएगा। ये CH3 देखो और एक CH3 यहाँ देखो, ठीक है। अब जरा याद करो, हम फ्लैगपोल इंटरेक्शन के बारे में बताए थे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये CH3, समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन में देखोगे यहाँ पे इस केस में HCH3 है, समझ में आ गया, ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सियल, समझ में आ गया, एक्सियल फॉर्म ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, एक्सियल में, और ये मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, इक्वेटोरियल में। याद रखें कि क्लास में बैठ करके आराम से एक्सियल कौन है, इक्वेटोरियल कौन है, उसको प्रैक्टिस कर लें, समझ में आ रहा है ना, मतलब बिना देखे बना लो, तब पता चल जाएगा ये मिथाइल कहाँ पे एक्सियल में है, ये मिथाइल कहाँ पे है, इक्वेटोरियल। अब जरा सोचो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्काइल जो एक्सियल में है वो क्या हो गया, अनस्टेबल है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल, इक्वेटोरियल जो पार्ट है दैट इज मोर स्टेबल देन एक्सियल है, क्यों है, इसका रीजन जरा यहाँ से चेक करो, 1,3 डायक्सियल, देखो ये जो है, ये हाइड्रोजन और CH3 देखो, ये हाइड्रोजन और CH3 देखो, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ से देखो एक्सियल का हाइड्रोजन और ये एक्सियल का हाइड्रोजन, इनका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इक्वेटोरियल वाले के केस में ध्यान देना, यहाँ पे लिख ही देते हैं भाई, दिस इज एक्सियल और ये क्या है, इक्वेटोरियल, किसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं, मिथाइल के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि भाई कौन स्टेबल है, इक्वेटोरियल फॉर्म स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक्सियल फॉर्म क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, और दूसरा बात है बल्कि ग्रुप मस्ट बी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी लिख ले, CH3 क्या है, बल्कि ग्रुप, हिमांशु सर ये बताते हैं, ठीक है। वो नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस, मैं क्या लिखा हूँ देखो, CH3 यहाँ पे क्या शो करेगा, SH, SH, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका,
हिमांशु सर, राइट। बस याद रखना है, एस एच हिमांशु सर यहाँ पे दूर में है, तो भाई जितने दूर रहेंगे हिमांशु सर समझो कि उतना स्टेबल होगा कोई भी चीज, ठीक है। बस बस ये सब चीज बताते हैं याद रखने के लिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं आगे। और ये क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन को करिएगा और हमको दिखाइएगा व्हाट शुड बी द कोड। द कोड क्या होगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये कोड आपको बताना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ओके, थैंक यू। और रिवाइज जितना ज्यादा करो उतना कम है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।